Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 4th of April. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो वेल आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में, बिकॉज रिसेंटली एक स्टडी आई है और इस स्टडी ने ये रिवील किया है कि इंडिया के जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं, जिसमें एक टारगेट है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री तक का सफ़र पूरा करना चाहते हैं बाय 2047. अलॉन्ग विद दैट क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमारा जो टारगेट है दैट वी वांट टू बिकम अ नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री, हमारा जो कार्बन एमिशन है हम उसे ज़ीरो करना चाहते हैं, नलीफाई करना चाहते हैं. तो इन दोनों ही टारगेट्स के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. तो जानेंगे कि हमारी करंट सिनेरियो क्या है न्यूक्लियर पावर में और किस तरह डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए और नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को हमें किस लेवल तक ले जाना होगा जिससे कि हम इन दोनों टारगेट्स को अचीव कर पाएँ. तो डिटेल में देखेंगे, इसकी बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आज के हमारे न्यूज़पेपर में साइंस सेक्शन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है जिसके अंदर प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप की बात की गई है. देखिए, अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ की सरफेस पे एक तो होते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स और दूसरे होते हैं रेडियो टेलीस्कोप्स. ठीक है, और जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप से जो हमारे पास इमेजेस आ रही हैं वो इतनी क्लियर नहीं है बिकॉज पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है. ये पोल्यूशन लाइट पोल्यूशन के टर्म्स में भी हो सकता है, जनरल पोल्यूशन भी है. तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स उतनी ज़्यादा हमें अच्छी फाइंडिंग्स नहीं दे पा रहे हैं. फिर कहते हैं कि ओके रेडियो टेलीस्कोप्स यूज़ कर लेते हैं. रेडियो टेलीस्कोप्स के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात होती है. लेकिन आप देखिए प्रेजेंट टाइम में हमारी रेडियो कम्युनिकेशंस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि रेडियो कम्युनिकेशंस की वजह से इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है. अगेन रेडियो टेलीस्कोप से आने वाली भी जो इमेजिंग है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी सही नहीं आ पा रही है. तो इसे देखते हुए एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या ढूंढा गया? सोल्यूशन ये ढूंढा गया है कि क्यों ना इन रेडियो टेलीस्कोप्स को मून की लूनर सरफेस के पास डिप्लॉय किया जाए, मून के ऑर्बिट के अंदर डिप्लॉय किया जाए, जिससे कि अर्थ से आने वाले ये पोल्यूशन या फिर रेडियो कम्युनिकेशन का जो हमारे पास इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल नलीफाई हो सके, वो बिल्कुल रिड्यूस हो सके. एंड हमारे रेडियो टेलीस्कोप को अगर मून के आसपास, मून के सरफेस के पास डिप्लॉय किया जाएगा तो इससे ये यकीनन है कि हम जब हमारे कॉस्मिक एजेस की बात करते हैं, डार्क एज की बात करते हैं, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. और इसी का अटेम्प्ट इंडिया भी कर रहा है. हमारा भी एक ऐसा रेडियो टेलीस्कोप है जिसका टारगेट है कि मून के ऑर्बिट में डिप्लॉय होना और वहाँ से इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करना. और इस टेलीस्कोप का नाम है प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप. तो बहुत डिटेल में समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप का एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है. देन इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं फिस्कल रिलेशंस के बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जब भी हम यूनियन और स्टेट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो फिस्कल रिलेशंस हैं वो हमेशा क्रिटिकल रहते हैं. आर्टिकल है दैट शुड स्टेट गवर्नमेंट्स बोरो मोर, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा बोरोइंग करनी चाहिए. अब देखिए, इसे लेकर हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरीके से एक्सपेंडिचर करती हैं, क्योंकि रिसेंटली ये इशू लाइमलाइट में आया बिकॉज केरला गवर्नमेंट हैज़ मूव टू सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग दैट कि उनकी जो लिमिट है, बोरोइंग की जो लिमिट है उसे बढ़ाया जाए. तो यहाँ पे किस लिमिट की बात हो रही है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिमिट लगाई है केरला गवर्नमेंट पे कि केरला गवर्नमेंट का जितना स्टेट जीडीपी आता है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली 3% तक केरला जो है वो बोरोइंग कर सकता है. लेकिन केरला गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सो इट हैज़ मूव डाउन टू द सुप्रीम कोर्ट नाउ कि हमें और एडिशनल बोरोइंग करने के लिए अलाउ किया जाए. तो यहाँ से एक्सपेंडिचर ट्रेंड को समझेंगे यूनियन और स्टेट के बारे में. एंड लास्टली हम बात करने वाले हैं डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स के बारे में, बिकॉज अगैन
Tamil Nadu has moved to the Supreme Court accusing that center is delaying the release of disaster relief fund. तो समझेंगे कि ये फंड है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ये कुछ आर्टिकल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये डेली न्यूज़पेपर वीडियो का इनिशिएटिव अच्छा लगता है, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो एंड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ. आप इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं. ओवरऑल डेवलपमेंट में देखिए, इंडिया एज अ कंट्री, हमारे कुछ गोल्स हैं, हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो कि हम अचीव करना चाहते हैं. सबसे बड़ा टारगेट ये है, हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर शामिल होना चाहते हैं. और डेवलप्ड कंट्री बनने का जो हमारा टारगेट है, ये हमने सेट किया है टिल 2047. देखिए कितना खास साल है. 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली एंड 2047 100 साल के अंदर हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं. तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसी तरह से हो रही है, हमारी ग्रोथ भी इसी लेवल पे हो रही है कि हम 2047 तक अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएँ. सेकेंडली, जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द अर्थ एंड द आवर इकोसिस्टम, तो इसे देखते हुए इंडिया वांट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो. ना जब हम नेट ज़ीरो की बात करते हैं तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारी इफ़ेक्टिवली जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है, इसे हम इफ़ेक्टिवली ज़ीरो कर पाएँ. ठीक है, और ये टारगेट हमने रखा है कि हम इसे अचीव करना चाहते हैं बाय 2070. तो ये कुछ दो बड़े टारगेट्स हैं हमारे लिए. और एक रिसेंटली एक स्टडी आई है एंड ये स्टडी IIM अहमदाबाद में की गई है, जिसमें ये रिवील किया गया कि इन दोनों ही टारगेट्स को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले करेगी. न्यूक्लियर एनर्जी की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. देखिए, करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो करंटली हमारा टोटल इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है, जितनी टोटल एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस होती है, उसमें से सिर्फ 1.6% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? न्यूक्लियर एनर्जी का. ओनली 1.6%. ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि हमें ये गोल्स को पूरा करना है. तो ये रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि इस गोल को पूरा करने के लिए हमें पूरे तरीके से एक थ्रस्ट देना होगा टू इंक्रीज द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. इस रिपोर्ट में बहुत सारे सिनेरियोज को पोस्टुलेट किया गया, जिसमें हाई ग्रोथ सिनेरियो, मीडियम ग्रोथ सिनेरियो और लो इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियोज को देखते हुए अलग अलग सिनेरियोज हमारे सामने रखे गए. जिसमें से एक सिनेरियो ये है जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर थ्रस्ट दिया जाए. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से हम हमारी डिमांड्स को पूरा करें. अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि हम फॉसिल फ्यूल, देखिए एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यस, हमारा एक सिनेरियो तो कंप्लीटली ये कहता है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट करना चाहिए और यहाँ से हमें हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करना चाहिए. देयर इज दिस वन सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो इस रिपोर्ट ने ये रखा कि ओके, वी शुड फुलफिल आवर एनर्जी नीड्स थ्रू फॉसिल फ्यूल्स ओनली. हम अगर फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके अपनी एनर्जी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वी नीड टू फोकस ऑन कार्बन स्टोरेज. वी नीड टू कैप्चर द कार्बन एंड देन वी हैव टू स्टोर दिस कार्बन. ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो है. दिस इज सेकेंड सिनेरियो. और तीसरा सिनेरियो ये है जिसमें हम पूरे तरीके से हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके ऊपर फोकस करें. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के ऊपर फोकस करें. एंड फाइनली एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज़ करें. अगर हम फॉसिल फ्यूल से अपनी एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही है उस कार्बन को कैप्चर भी करें और स्टोर भी करें, और साथ ही में अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी बढ़ाएं. तो ये अलग अलग तरह के सिनेरियोज को मिक्स करके हम हमारा ये जो गोल है इसे पूरा कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमारी अलग अलग एस्टिमेशंस यहाँ पे ली गई कि जो हमारा गोल है इसे पूरा करने के लिए क्या किया जाए.
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि विद टाइम हमारी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है वो अचीव कर रही है। हमारा जो प्राइस ऑफ एक्सेसिंग ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को एक्सेस करने का जो हम प्राइस पे करते हैं वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि बाय 2070 अगर हमें नेट ज़ीरो सिनेरियो अचीव करना है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए कि जब हम नेट ज़ीरो की बात करते हैं, नेट ज़ीरो में इफ़ेक्टिवली वी बेसिकली मीन कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो 5 बिलियन टन से कम हो जाए। 5 बिलियन टन से लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है तो ऐसी स्टेट को हम नेट ज़ीरो कहते हैं। तो 2070 तक इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसे हमें 5 फोल्ड्स और बढ़ाना होगा। तो बेसिकली अगर हम आज से 2030 की बात करें तो हमें हमारी न्यूक्लियर एनर्जी को 30 गीगावाट्स के लेवल पे ले जाना होगा और यही 2050 तक हमें 265 गीगावाट्स तक पहुंचना होगा। 5 फोल्ड का इंक्रीज हमें लेकर आना होगा। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें ये 30 गीगावाट्स की जो हम बात कर रहे हैं, मतलब देखो प्रेजेंटली कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रेजेंटली 1.6% न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर हमें 30 गीगावाट्स तक की कैपेसिटी बनानी है तो इसका मतलब इस टाइम पे 4% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का। और अगर हम 265 गीगावाट्स तक की कैपेसिटी लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो टोटल एनर्जी है उसके अंदर ये इंक्रीज होकर 30% शेयर किसका हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी का। तो ये एक वो सिनेरियो है जिसमें हम पूरा का पूरा थ्रस्ट किसके ऊपर दे रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। इन द सेम सिनेरियो अगर एक तरफ न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ेगा तो जो सोलर पावर है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, फिर न्यूक्लियर पावर के ऊपर होगा। इसकी बात भी यहाँ पे की गई कि 2030 में अगर 42% शेयर है सोलर पावर का तो वो 2050 में 30% तक पहुँच जाएगा। बिकॉज ऑन द अदर हैंड हम किसको बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात की गई है कि आप देखिए कि अगर हम करंटली फिगर आउट कर रहे हैं तो 1.6% न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो 16% हमारा सोलर एनर्जी से आ रहा है एंड 49% एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम कोल। ये हमारी अभी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब देखिए इस तरह के जो आइडियलिस्टिक फिगर्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी के अगर हमें अचीव करने हैं तो डेफिनेटली हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाना होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के साथ साथ जो यूरेनियम की अजम्पशन है, यूरेनियम की अवेलेबिलिटी को हम लेकर चल रहे हैं कि इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल। यूरेनियम विल बी अवेलेबल इन ऑल द नेसेसरी क्वांटिटीज़, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तभी हम इस तरह की जो ग्रोथ है इसे फोरकास्ट कर पा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स वी नीड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि जो हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी का हो चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हम उनसे अपनी जो एनर्जी है उसे डिराइव कर पाएँ। सो एक काफ़ी अच्छी एक रिपोर्ट है जो कि आपको एक सिनेरियो शो करती है कि किस तरह हम हमारे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं और किस तरह की ट्रांजिशन हमारे एनर्जी मिक्सचर के अंदर इन द कमिंग फ्यूचर आएगी, जिससे कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, तो हमने इसकी बात पहले भी की, अभी भी वीडियो की स्टार्टिंग में भी हमने ये देखा कि हमारी अर्थ की सरफेस पे दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, या तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, ये विजिबल लाइट को कलेक्ट करते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ की जो विजिबल लाइट होती है ये उसे कैप्चर करता है। वेयर एज जो एक और होता है रेडियो टेलीस्कोप, ये क्या करता है, ये रेडियो वेव्स को कलेक्ट करता है एंड रेडियो वेव्स भी ऐसी जिनकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो, शॉर्ट हो। ठीक है, अब देखिए आज के टाइम में क्या हो गया है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑप्टिकल टेलीस्कोप टू परफॉर्म इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड फॉर द रेडियो टेलीस्कोप्स ऑल्सो बिकॉज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से एक इंटरफेरेंस जो है वो इन टेलीस्कोप्स के साथ होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अब आप देखिए व्हाट द हेडलाइन सेज, इंडिया अमंग अदर कंट्रीज म्यूलिंग टेलीस्कोप्स
ऑन एंड अराउंड द मून। तो अब इसको देखते हुए हम मून की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे मून की सरफेस से या फिर मून के ऑर्बिट से पे हम इन टेलीस्कोप्स को लगाना चाहते हैं, जिससे कि ये जो इंटरफेरेंस और ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम सॉल्व कर सके। तो इसे लेकर यही कॉन्सेप्ट है कि हम पहले क्या कर रहे थे कि हम अर्थ के ऑर्बिट के अंदर सोच रहे थे कि ठीक है, अगर अर्थ की सरफेस पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो अर्थ के ऑर्बिट में टेलीस्कोप्स को ले जाते हैं। बट येट अगेन जो ऑर्बिटल टेलीस्कोप्स थे दे वर ऑल्सो रिसीविंग द रेडियो नॉइस फ्रॉम द होल प्लैनेट एज वेल एज फ्रॉम द आउटर स्पेस, तो वो बात नहीं बनी। लेकिन 1950 से ही एस्ट्रोनॉमर्स के पास ये आइडिया था कि क्यों ना इन ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप्स को मून की फार साइड के ऊपर लगाया जाए। बिकॉज देखो, अब जब हम मून की फार साइड की बात करते हैं ना, इट ऑलवेज फेसेस अवे फ्रॉम द अर्थ, वो हमेशा अर्थ से अवे फेस करता है, तो कोई भी इंटरफेरेंस का जो इशू है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप को मून की फार साइड पे क्रिस्टल क्लियर कंडीशंस मिलेंगी थ्रू आउट द लॉन्ग लूनर नाइट। और देखो, लॉन्ग लूनर नाइट जो होती है ना, इट लास्ट फॉर 2 वीक्स एट अ टाइम। सो 2 वीक्स के लिए कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यू किसे मिलेगा? ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स को। अच्छा, वहीं रेडियो टेलीस्कोप्स की बात करें तो रेडियो टेलीस्कोप्स को के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ गया इन द फॉर्म ऑफ मून। एक 3475 किलोमीटर, मतलब पूरा का पूरा जितना हमारे मून का डायामीटर है, एक इतनी बड़ी वॉल आ जाएगी इन द टेलीस्कोप एंड योर अर्थ, जिसकी वजह से किसी भी तरह की रेडियो इंटरफेरेंस जो है वो नहीं हो पाएगी। तो ये यहाँ पे एक आइडिया है हमारा। एंड इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज हम चाहते हैं, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द डार्कनेस ऑफ द यूनिवर्स, वी वॉन्ट टू सी द मिस्ट्री बिहाइंड द कॉस्मिक स्टोरी, कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उसे लेकर ये जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ये जो एक एक गोल बनाया गया है कि मून की फार साइड पे टेलीस्कोप्स को लगाना, ये एक अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। इंडिया की तो बात करेंगे ही करेंगे। इंडिया के अलावा चाइना भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम कर रहा है, और चाइना का यहाँ पे जो टेलीस्कोप है उसे, इस मिशन को नाम दिया गया है लूसी, रादर ल्यूसी नाइट नाम दिया गया है इसे, जिसका फुल फॉर्म है लूनर सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट। लूनर सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, ये इसका कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट का नाम है। इवन नासा इज़ ऑल्सो, इट्स अ जॉइंट मिशन ऑफ नासा एंड दी बर्कले लैब प्रोजेक्ट, जो कि दिसंबर 2025 के अंदर लॉन्च होने वाला है। एंड दे विल लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून, मून के इक्वेटर के पास लैंड किया जाएगा, विच विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द अर्थ। और यहाँ से अर्थ की सरफेस से कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। एंड ऑन द सेम लाइन वी हैव प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप, जो कि इंडिया का मिशन है। अब देखिए, प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप कितना इंपॉर्टेंट हो गया। आप देखिए कि ये है अर्थ और ये है मून, और इस मून की फार साइड पे इस टेलीस्कोप को लगाया जाएगा, जिससे कि अर्थ से आने वाली कोई भी इंटरफेरेंस इस टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रत्यूष का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्यूष, इट स्टैंड्स फॉर probing reionization of the universe using signal from hydrogen। काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, probing reionization of the universe using signal from hydrogen, this is the full form of प्रत्यूष। एंड ये हमारी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु में है, वो इसे बना रहे हैं अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ इसरो। तो हमारा तो आइडिया ये है कि प्रत्यूष को हम पहले अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करेंगे और वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा टुवर्ड्स द मून। एंड अगैन मून विल एक्ट एज अ बैरियर, और मून की वजह से अर्थ की तरफ से आने वाली कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में। सो फाइनेंशियल रिलेशंस को लेकर हमेशा ही डिबेट चलती रहती है
केरला हैज़ मूव टू सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग दैट कि उनको जो एक्सपेंडिचर हैं उनके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू देयर रिसीट, तो उनको बोरोइंग एक्स्ट्रा बोरोइंग करने के लिए अलाउ किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3% की जो लिमिट है वो केरला की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बेसिस पे लगाई हुई है। तो हम यहाँ पे एक आइडिया ज़रूर लेना चाहेंगे कि स्टेट्स किस तरीके से स्पेंड करते हैं। जो बात यहाँ पे आ रही है कि इनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिसीट, तो इस चीज़ को समझिए कि इंडिया में मेनली टैक्सेस को लगाना या टैक्सेस को रेस करने की जो पावर है वो यूनियन के पास है, वेराज जो ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स कर रहे हैं। स्पेशली जब ऐसी बात आती है कि उन सेक्टर्स के ऊपर स्पेंड करना जो कि हमारी डेली लाइफ्स को अफेक्ट करता है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है, स्पेशली ऑन द सोशल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स की जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर 2022 और 23 का डाटा देखा जाए तो अगर सेंटर ने 2230 बिलियन रुपीस स्पेंड किए हैं तो सभी स्टेट्स ने मिलाकर 19,182 बिलियन रुपीस स्पेंड किए हैं। तो दिस शोज़ यू दैट कि स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है स्पेशली इन द सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ, इट इज़ वेरी हाई देन द यूनियन गवर्नमेंट इज सेड। तो इसीलिए जो स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं यूनियन और स्टेट के लिए। यूनियन गवर्नमेंट का डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वेरा स्टेट गवर्नमेंट्स का सोशल सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी बात यहाँ पे की गई है और ये दिखाया गया है कि येस, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर जो लाइवलीहुड क्राइसिस हैं उसको एलिवेट करने के लिए, रूरल इनकम की ग्रोथ करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा स्पेंडिंग करती है एज़ कम्पेयर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ऑफ कोर्स इस आर्टिकल के अंदर शो किया गया है। तो वही केरला का भी एक्सपीरियंस है। केरला के अंदर भी सोशल सेक्टर के अंदर सोसाइटी के लिए हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की जाती है एंड इसी को देखते हुए यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिसीट। और बोरोइंग की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है केरला ने। लास्टली हमारे पास आता है एक और ऐसा ही केस जिसके अंदर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करती है कि यूनियन गवर्नमेंट से जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड आना था अराउंड 3000 करोड़, उसके रिलीज़ के अंदर काफ़ी डिले हो चुका है। तो एक चीज़ देखिए, जो डिज़ास्टर रिलीफ एंड रिस्पॉन्स फंड है इट इज़ मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहीं पे भी अगर इमरजेंसी डिज़ास्टर आता है, कोई इमरजेंसी रिलीफ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इस फंड से जो एलोकेशंस हैं वो की जाती हैं। तो सेम चीज़ तमिलनाडु के अंदर साइक्लोन आया, साइक्लोन मिचोंग, और जिससे कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स तमिलनाडु में आए, जिसको लेकर तमिलनाडु के लिए ये बात की गई थी कि ये रिलीफ फंड से जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इसकी फंड में आने के अंदर काफ़ी डिले हो चुका है। तो इसे लेकर तमिलनाडु एक्यूज़ कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।